हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम ए को और कॉलम बी को सही से मिलाना है। आई विल टेल यू ओनली आंसर्स। फर्स्ट इज दीवानी, इसका राइट आंसर है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। सेकंड इज टाइगर ऑफ मैसूर, इसका आंसर है टीपू सुल्तान। थर्ड इज फौजदारी अदालत, इसका आंसर है क्रिमिनल कोर्ट। फोर्थ इज राम चन्नामा, इसका आंसर है लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर। लास्ट वन इज सिपाही, इसका करेक्ट आंसर है सिपाही। सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ, इसका आंसर है ए पार्ट प्लेसी। सेकंड, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। थर्ड, Dalhousie implemented the doctrine of lapse. And the D part is Maratha kingdom was located in the parts of western India. Question number 4 is what attracted European trading companies to India? कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही थी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को, यूरोपियन की कंपनीज को इंडिया की कौन सी चीज यूरोपियन की कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही थी? आंसर इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज चीप एंड द फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड द कॉटन। पहला, जो सिल्क और कॉटन इजीली अवेलेबल था इंडिया में, तो ये अट्रैक्ट कर रहा था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को। सेकंड इज फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमम। और दूसरी चीज थी स्पाइसेस में पेपर, क्लोव्स एटसेट्रा। तो ये चीजें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही थी अपने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन सी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट होता था, लड़ाई होती थी बंगाल के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान? आंसर इज फर्स्ट, The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy and refused to grant the company concessions. पहला है, जो बंगाल के नवाब्स थे वो अपना जो पावर और ऑटोनॉमी थी वो इन ब्रिटिश लोगों को मना कर रही थी देने से इन ईस्ट इंडिया कंपनी को। सेकंड इज दे डिमांडेड लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। और ये जो कंपनी डिमांड कर रही थी राइट टू ट्रेड, बहुत सारे ट्राइब्यूट्स मांग रही थी ताकि उनको ट्रेड करने का हक मिले। थर्ड इज दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और ये जो नवाब्स थे बंगाल के नवाब्स, और ये उनको मना कर रहे थे, किनसे मना कर रहे थे कि आप कॉइन्स को नहीं बना सकते। फोर्थ इज दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। और वो स्टॉप कर रहे थे इस कंपनी को ताकि वो आगे और ना बढ़ सके। फिफ्थ वन इज एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड। दे क्लेम द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब्स। और ये जो नवाब्स थे ये कंपनी पे इल्जाम लगाते थे कि इस कंपनी ने धोखा दिया है बंगाल गवर्नमेंट को, उससे बहुत सारा रेवेन्यू लिया है और अथॉरिटी ली है उन नवाब्स की। दीज वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही कुछ एरियाज थे, इन्हीं पार्ट से यही कॉन्फ्लिक्ट था बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस तरह इस दीवानी ने, इस रेवेन्यू कलेक्शन ने बेनिफिट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को? आंसर इज द मुगल एम्पायर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनीज द दीवान प्रोविंस ऑफ बंगाल। मुगल एम्पायर ने 1965 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रोविंस दिया कि आप इसका रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। और इस दीवानी ने अलाउ किया इस कंपनी को जो भी रेवेन्यू कलेक्शन था बंगाल में वो एक्सप्लॉइट करने का। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इसने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की इस कंपनी की जो वो पहले फेस कर रहे थे। although its trade has expanded, it has to buy most of the goods in India and with gold and silver imported from Britain. इसके साथ साथ अगर इसका जो ट्रेड है वो एक्सपेंड हुआ, वो फैल गया है, फिर भी इसको जो प्रीशियस गुड्स थी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर वो उसको ब्रिटेन से इंपोर्ट करानी पड़ती थी। द ओवरफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड आ रहा था ब्रिटेन से तो वो फिर स्टॉप हो गया जब दीवानी एक्सेप्ट करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, दिस रेवेन्यू दैट वर यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क इन इंडिया। और इस रेवेन्यू से अब इस कंपनी ने कॉटन और सिल्क बाई किया और फिर वही यूज किया। सेवंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। आंसर इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। फर्स्ट इज द ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वो होता है जिसमें ब्रिटिश को सुप्रीम, सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाए। विच एवर स्टेट वांटेड टू साइन द ट्रीटी हैज टू एक्सेप्ट द इंग्लिश एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिहेव्ड एज अ गार्डियन ऑफ दैट स्टेट। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये एक ट्रीटी थी, जो भी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, तो उसे ब्रिटिश को पहले सुपर पावर मानना पड़ेगा और फिर उसके बाद ब्रिटिश उस स्टेट को गार्ड करेगी, बचाएगी किसी भी वार से। सेकंड इज अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट। दूसरा क्या होगा, इस सब्सिडरी अलायंस से
उस स्टेट में जो इसे एक्सेप्ट करेगी वो उसमें एक ब्रिटिश का रेसिडेंट रहेगा। द स्टेट केप्ट ए इंग्लिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द किंग। उस स्टेट के कोर्ट में एक इंग्लिश का सिपाही रहेगा, रेसिडेंट रहेगा, ताकि वो देख सके किंग की कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। थर्ड इज कीपिंग ऑफ एन इंग्लिश आर्मी। उस स्टेट में इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वेजन। उस स्टेट को इंडियन रूलर्स को अलाउड नहीं था, जो भी उसे रूल कर रहा था इंडियन, उसको अलाउड नहीं था ताकि वो अपनी खुद की आर्मी रख सके, ताकि वो बच सके किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल वार से। द स्टेट हैड टू कीप एन इंग्लिश आर्मी। उसको इंडियन आर्मी के बदले इंग्लिश आर्मी रखनी पड़ेगी। द स्टेट हैड टू बियर फाइनेंशियल बर्डन्स ऑफ द आर्मी। और उसके बदले उस स्टेट को फाइनेंशियल उस इंग्लिश आर्मी की बोझ भी उठाना पड़ेगा जो वो खर्च करेंगे। फोर्थ इज प्रोटेक्शन बाय द इंग्लिश इन रिटर्न फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कंडीशन। द ब्रिटिश कंपनी प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इट्स एनिमीज। और फोर्थ क्या है, इन सब के बावजूद भी एक इंग्लिश कंपनी उन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगी, उनके दुश्मनों से बचाएंगी। दे आल्सो प्रॉमिस्ड द स्टेट नॉट टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, बट दिस वाज अ प्रॉमिस दे सेल्डम केप्ट। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया स्टेट को, हम उनके इंटरनल अफेयर्स को इंटरफियर नहीं करेंगे, बट ये उतना इस प्रॉमिस में उतना ताकत नहीं था। तो ये इसे हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। एट्थ क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स। कौन कौन से वेज से, कौन कौन से तरीके से जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मुख्तलिफ थी इंडिया के रूलर्स से। आंसर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज द कंपनी डिवाइड्स इट्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो पहला है, कंपनी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स को डिवाइड किया था प्रेसिडेंसीज में। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट बाय द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट थे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। Second is each presidency was ruled by the governor, district was ruled by the collector, districts were ruled by the collectors। और हर एक प्रेसिडेंसी को गवर्नर रूल कर रहा था और डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्टर्स रूल कर रहे थे। थर्ड इज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज द जनरल गवर्नर। और जो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे बड़ा जो हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का कंपनी का, वो गवर्नर जनरल था। बट इन इंडिया द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था किंग। फोर्थ इज द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और जो सबसे अहम काम था इस गवर्नर जनरल का वो ये था इंट्रोड्यूस करना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वाइल द मेन जॉब ऑफ द कलेक्टर्स वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिस्टम। और जो कलेक्टर्स का मेन जॉब था वो था रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना और मेंटेन लॉ करना एक डिस्ट्रिक्ट में। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कौन कौन से चेंजेस आए कंपनीज के आर्मी में वो लिखने हैं। आंसर इज फर्स्ट कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड इट्स ओन मेथड व्हेन बिगन टू रिक्रूट फ्रॉम द आर्मी फॉर द आर्मी। फर्स्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद का ही मेथड, खुद का ही तरीका लाया, खुद का ही तरीका स्टार्ट किया आर्मी को रिक्रूट करने का। सेकंड इज इट वाज नोन एज द सिपाही आर्मी। और इसे सिपाही आर्मी कहा जाता था फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीन सोल्जर। ये कहाँ से लिया गया था वर्ड, इंडियन वर्ड सिपाही, इसका मतलब था सोल्जर। थर्ड इज विद द चेंजेस वारफेयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द 1980s द कैवलरी नीड्स of the company's army declined because of the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt। और कौन से चेंजेस आए, वारफेयर टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए 1820 से, क्योंकि जो ब्रिटिश था वो लड़ रहा था उस वक्त बुर्मा, अफगानिस्तान और ब्रिटिश के साथ, और ब्रिटिश को उस वक्त कैवलरी की नीड्स बहुत ही डिक्लाइन हो गई थी। फोर्थ इज द सोल्जर्स हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स। और जो सोल्जर्स भी थे उन्होंने अपना तरीका भी बदल दिया, मिलिट्री की रिक्वायरमेंट हुई उसने सोल्जर्स भी उसी तरह चेंज हुए। फिफ्थ इज इट इज इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। और जो परमानेंट आर्मी की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, जो फुट से भी लड़ सकते हैं, बाय फुट। सिक्स्थ इज इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। और 19th सेंचुरी के पहले ही जो ब्रिटिश है उसने मिलिट्री को यूनिफॉर्म भी डेवलप कर दी। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कंपनीज ने किए थे अपने आर्मी के। क्वेश्चन नंबर 10 इज आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कोलकाता ग्रू स्मॉल विलेजेस टू बिगेस्ट सिटी। जब ब्रिटिश ने बंगाल को अपने अंडर किया और कोलकाता को, तो उसने एक स्मॉल सिटी डेवलप कर दी। फाइंड आउट द कल्चर, आर्किटेक्चर एंड द लाइफ ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब हमें फाइंड करना है उस टाइम का कल्चर, आर्किटेक्चर और उस टाइम पे पीपल, यूरोपियन पीपल और इंडियन पीपल कैसे रहते थे। आंसर इज फर्स्ट इज कल्चर, ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस बिगिन। उनके कल्चर पर ब्रिटिश का असर पड़ना शुरू हो गया। सेकंड इज the architecture influenced by the British architecture, fortification of the city, churches etc. Rich Indians started constructing bungalows in the English style। आर्किटेक्चर पर कौन सा असर पड़ा इंग्लिश का, लोगों ने बंगलो बनाना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश के स्टाइल में। थर्ड इज लाइफ, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश क्लोथ्स बिकेम टू बी पॉपुलर। और जो जिंदगी की लोगों की इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने हासिल करनी शुरू कर दी और इंग्लिश जैसे क्लोथ्स, कपड़े पहनने शुरू हो गए और ये पॉपुलर भी हुआ उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स।
A part is the Mughal Empire became stronger in the 18th century. ये false है. B part, the English East India Company was the only European company that traded with India. ये भी false है. Third, Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. ये true है. D part, the British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. ये भी false है. Thank you so much friends for watching the video. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी लेसन या चैप्टर के क्वेश्चंस देखना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें. वहाँ सारे यूनिट्स आराम से आपको मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन.